मैं पंकज यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, राजसमंद से आप सभी बीए द्वितीय वर्ष चित्रकला के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। हमने जो पिछली कक्षा में पढ़ा था वो हम बाघ गुफाओं की चित्रकला के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने एक तरह से आपको ये बता दिया था कि जो बाघ गुफाएं हैं वह अजंता गुफाओं की अगली स्टेज है, या फिर ये कहें कि जो बाघ गुफाएं हैं वो अजंता गुफाओं को आदर्श रूप मानते हुए ही चित्र की गई हैं, क्योंकि पहले अजंता गुफाओं के चित्र बने थे, उनका समय काल पहले था और बाघ गुफाओं का समय काल बाद में था। तो जो वहाँ के जो बौद्ध भिक्षु थे, वहाँ के जो चित्रकार थे, उनके दिमाग में अजंता गुफाओं के चित्रों का स्मरण जरूर था। तो हमने इसकी गुफाओं की स्थिति के बारे में पढ़ा था, गुफाओं की खोज के बारे में पढ़ा था कि खोज किसने करी थी और उनके किन्होंने इसके ऊपर लेख लिखे। उसमें भारतीय चित्रकार असित कुमार हालदर का मैंने आपको विशेष जिक्र किया था। फिर हमने पता किया कि यहाँ विहार गुफाएं भी मिली और साथ में एक चैत्य भी मिलता है। फिर हमने इन चित्रों की अनुकृतियों के बारे में पढ़ा और इन गुफाओं के रचना काल के बारे में कि 5वीं से 7वीं सदी की बनी हुई हैं। अब हम पढ़ते हैं बाघ गुफाओं के चित्रों का चित्रण विधान या चित्रण की विधि या तकनीक। तो मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि बाघ गुफाएं जो हैं वो अजंता चित्रों की ही भांति हैं, तो इनका जो चित्रण का तरीका है वह भी अजंता के चित्रों से पूरा का पूरा मेल खाता है, क्योंकि ये गुफाएं पत्थरों को, पहाड़ों को काट के बनाई गई थी, तो खुरदुरी थी और खुरदुरी को फिर समतल किया गया, प्लेन किया गया और कैसे उन खुरदुरी दीवारों को चित्रण के लायक तैयार किया गया, उसका पूरा जो तरीका है वह आपको बताता हूँ। तो चित्रण विधान में क्या होता था कि खुरदुरी दीवार पर खड़िया, चूना और गोबर का बारीक घोल बना लिया जाता था और उस घोल को उस खुरदुरी दीवार पर लगा दिया जाता था। कभी कभी उस गारे में जो धान होता था, धान की भूसी मतलब जो उसका घास रूपी भाग होता है, वह भी उसमें मिला दिया जाता था ताकि वो और अच्छे से पकड़ कर लें। तो सबसे पहले तो लगभग 1 इंच तक की मोटाई वाली प्लास्टर की परत उस पर चढ़ाई जाती थी दीवार पर, ताकि उसके गड्ढे भर जाएं। और उसके बाद सफ़ेद रंग, खड़िया मिट्टी से या चूने से सफ़ेद रंग बनाकर अंडे के छिलके की बराबर की मोटाई का एक लेप लगा दिया जाता था, जिससे कि जो गारे का रंग है वह ढक जाए और सफ़ेद भाग हमारे सामने आ जाए, जिस पे चित्र बनाएं और जो रंग भरें वह हमें स्पष्टता से दिखाई दें, इसलिए वो सफ़ेद लेप लगाया जाता था। यहाँ जो चित्रण का तरीका है उसे हम चित्रकला की भाषा में टेम्परा पद्धति कह सकते हैं। टेम्परा पद्धति क्या होता है? सूखी दीवार पर खनिज रंगों के द्वारा से की सहायता से चित्रण करने को टेम्परा पद्धति कहते हैं। खनिज रंग का मतलब हो गया कि जो प्रकृति से प्रदत्त हैं, हमें प्रकृति से प्राप्त हैं, मार्केट में या केमिकल से नहीं तैयार किए गए, नेचर में जो पत्थर मिल गया, नेचर में जो पेड़ पौधे मिल गए, उन्हीं से इन रंगों को तैयार कर लिया जाता था। इनको तैयार करने की जो विधि है या इनके रंगों के बारे में मैंने आपको अजंता में बता दिया था कि कैसे कोयले से काजल से काला, खड़िया से सफ़ेद, रामरस से पीला, गेरू रंग से लाल, ये सब रंग बना लिए जाते थे। तो अब उसे दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, हम आगे के टॉपिक पे चलते हैं। तो जो आगे का टॉपिक है वह है बाघ गुफाओं की संख्या एवं नामकरण। मैं पहले भी बता चुका था, फिर से बता देता हूँ कि बाघ गुफाओं की जो संख्या थी वह वास्तव में 9 है और ये 9 की 9 जो गुफाएं हैं ये सभी के सभी बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनाई गई थी, इसलिए ये सारी की सारी क्या थी? विहार गुफाएं थी। परंतु समय चक्र ने इन 9 गुफाओं में से 4 गुफाओं को खंडहर बना दिया है और 5 गुफाएं ही हमारे पास सुरक्षित दशा में मिलती हैं और इन 5 के ही चित्र हम देख सकते हैं। और कहें तो 5 के चित्र भी हमें नहीं दिखते, केवल गुफा संख्या 4 और 5 के बाहर जो बरामदा है, यहाँ एक मैंने फ़ोटो लगाई है, तस्वीर लगाई है, इसमें आप देखेंगे कि एक बरामदे का ही दृश्य है।
तो इस बरामदे में जो पिलर हैं, जो छत है, जो दीवार है, उन्हीं पर चित्रण हमें मिलते हैं। काफ़ी बड़ा बरामदा है, इन्हीं पर हमें चित्र मिले हैं। अब ये जो 5 गुफाएं हैं, क्या हैं, कैसे हैं, इनके थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। तो जो प्रथम गुफा है उसका नाम है ग्रह गुफा। यहाँ स्थानीय लोगों ने उसको ग्रह गुफा के नाम से जाना है। दूसरी गुफा है गुसाई, या फिर उसको पंच पांडु कहते हैं। तीसरी गुफा को हाथी खाना और चौथी को रंग महल कहा गया, और पांचवी को गुफा को पाठशाला के नाम से जाना गया। जो गुफाओं के चित्र हैं वो किस दशा में हैं, किस हालत में हैं, वो पता करने के लिए हम आपको गुफाओं के चित्रों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। यह प्रथम गुफा जो है, प्रथम गुफा, यह विहार गुफा है। यहाँ कोई भी चित्र या मूर्ति प्राप्त नहीं होती है, नहीं है ये कहा जा रहा है। ऐसा नहीं था कि यहाँ थी, पर अभी हमें प्राप्त नहीं होती है। दूसरी गुफा, ये जो दूसरी गुफा है इसमें बहुत अधिक मात्रा में चित्र थे, और उनके कुछ अवशेष हमें, कुछ कमल पुष्प और आकृतियों के हाथ वगैरह हमें दिख जाते हैं, पर वो सारे के सारे अब क्या हो गए, काल कवलित हो गए। और वो हमारी ही गलतियों से हो गए हैं कि जब इन गुफाओं की प्रॉपर तरीके से संरक्षण नहीं किया जा रहा था, तब जो यहाँ यात्री आते थे या साधु आते थे, वो रात्रि में जब विश्राम करते थे तो जो भोजन बनाते थे, और उस भोजन बनाने की प्रक्रिया के दौरान जो काला धुआं उठता था, उससे काले धुएं से ये सारे के सारे चित्र जो हैं नष्ट हो गए हैं। इसी प्रकार से अन्य गुफाओं में भी नुकसान पहुंचा, पर इस गुफा में ये ज़्यादा नष्ट हुए हैं। अब तीसरी गुफा है हाथी खाना। इस हाथी खाना गुफा में बोधिसत्व के चित्रों की भरमार थी। बोधिसत्व मतलब भगवान बुद्ध का आध्यात्मिक रूप जो है, उनकी भरमार यहाँ पर थी। लेकिन अब चित्र में क्या, मानव आकृति जो थी वो तो पूरी हो गई है नष्ट, और केवल बच गया है आभा मंडल। आभा मंडल का मतलब समझते हैं आप, कि जो देवी आकृतियाँ होती हैं उनके मुख के पीछे, सिर के पीछे एक गोल चक्र दिखाई देता है चमकता हुआ। वही जो चमकता हुआ गोल चक्र है उसे ही आभा मंडल या फिर प्रभा मंडल कहा जाता है। तो वही हमें यहाँ, मतलब वही शेष बचा है, बाकी आकृति नष्ट हो चुकी है। चौथी गुफा जो है वह है रंग महल। और रंग महल में क्या है, इसका जो आकार है वो थोड़ा चैत्याकार है, मतलब कि घोड़े की नाल के समान है। और हमें यहाँ पे एक मूर्ति भी मिल जाती। मैंने कहा था कि यहाँ मूर्तियाँ ना के बराबर मिली हैं, और जो मिली हैं वो भी काल कवलित हो गई हैं, नष्ट हो गई, खंडित बची हैं। तो यहाँ पे खंडित मूर्ति मिलती है, पद्मासीन बुद्ध मूर्ति। तो ये मूर्ति भी मिलती है, चैत्याकार भी मिलता है, चैत्य भी मिलता है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, चैत्य गुफा। तो चौथी गुफा एक चैत्य गुफा है। और सबसे अधिक जो चित्र हैं शेष बचे, वह चौथी गुफा में ही बचे हैं। और चौथी गुफा के बाहर जो बरामदा है, उसकी जो दीवार है, उन्हीं पर ये चित्र बचे हैं। ये जो बरामदा है इसका आकार लगभग 200 फीट के आसपास है। और ये जो पूरा बरामदा है, इसकी जो छत है वह लगभग 20 खंभों पर टिकी हुई है। और जब इसका संरक्षण किया जा रहा था तो उस समय क्या हुआ, लगभग 15 फीट की आकार की जो छत का टुकड़ा है वो गिर गया, जिसके कारण उस 15 फीट के टुकड़े पर जो चित्र बने हुए थे वो भी गलती से नष्ट हो गए। तो फिर भी हमें यहाँ लगभग 8 दृश्य दिखाई देते हैं, उनके बारे में हम बाद में पढ़ लेंगे। अब जो 5वीं गुफा है इसमें भी काफ़ी चित्र थे, अभी नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर एक भगवान बुद्ध का एक मात्र चित्र यहाँ केवल रह गया है। उसके अलावा यहाँ किसी प्रकार के चित्र शेष नहीं बचते। तो ये जो भी चित्र हैं इनके बारे में मैं आपको अगली कक्षा में बता पाऊँगा। और इन चित्रों में क्या है, सभी ने, मैंने बताया कि जो विदेशी इतिहासकार हैं उन्होंने इन चित्रों की अलग व्याख्या करी है, और जो भारतीय इतिहासकार हैं, चित्रकार हैं, उन्होंने इन चित्रों की अलग प्रकार से व्याख्या करी है। मैं आपको यहाँ पे असित कुमार हालदर जो चित्रकार थे, जब वो यहाँ आकर उन्होंने चित्र बनाए
तो उन्होंने इन चित्रों को जब बनाते समय बहुत बारीकी से इनका अध्ययन किया, करीब से देखा। तो उनके बताए गए अनुभव को, उनके द्वारा लिखित लेख को ही आधार मानते हुए मैं आपको बाघ गुफा के चित्रों के बारे में आगे बताऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।